बच्चों, हम 8वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का जो बचा हुआ भाग था वो हम सेकंड पार्ट में कर रहे हैं और साथ में इसके हम सॉल्यूशन जो एक्सरसाइज के हैं वो भी देंगे। अब देखिए, इसमें है भाई वो क्या तरीके हैं भोजन को सुरक्षित रखने के लिए। आप फ्रिज भी यूज कर रहे हैं भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, बचे हुए भोजन को फ्रिज में रखने के लिए यूज करते हो। वो 1-2 दिन बचा रहता है, लेकिन है ना ज़्यादा काफ़ी देर तक है ना फ्रिज में रखना नहीं चाहिए। वो चीज़ें खानी नहीं चाहिए, वो हार्मफुल होती हैं। यहाँ देखो, इन्होंने लिखा है रासायनिक उपाय। नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। पर नमक खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में, जिसमें सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती, इसमें रासायनिक पदार्थ है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। आप देखो ना, हम अचार जो डालते हैं उसमें क्या करते हैं, सरसों का तेल और उस तेल डालते हैं, अचार में नमक डालते हैं जिससे वो सुरक्षित रहता है। आंवला जो हम मुरब्बा कहते हैं वो चीनी के घोल में डालते हैं। तो ये बचाने के उपाय हैं। ये रासायनिक पदार्थ, इन्होंने रासायनिक पदार्थ बताया। परिरक्षक भोजन को सुरक्षित रखना ही परिरक्षण कहलाता है। इसमें सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड परिरक्षक हैं। अब दूसरा है नमक द्वारा परिरक्षण। नमक द्वारा परिरक्षण, नमक डालोगे इसमें, देखो मांस मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में किया जाता है। चीनी, अब देखिए चीनी का दिखाते हैं, बाद में पाश्चरीकरण बताएंगे। जेली स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है और सूक्ष्म से दूषण करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि नियंत्रित रहते हैं। इसमें 68% चीनी का घोल ले लेंगे और उसमें ये चीज़ें डाल देंगे तो वो सुरक्षित रहेगा, नमी की मात्रा कम हो जाएगी, जीवाणुओं की वृद्धि रुकेगी। अब ये तेल व सिरका, सिरके का को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। सिरके को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। सिरके का और तेल का प्रयोग करके भी हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। देखो, अचार को खराब होने से बचाने में किया जाता है। जीवाणु जीवित नहीं रह सकते इसमें। और फल, सब मछली, मांस परिरक्षण की विधि तेल और सिरका है। गर्म और ठंडा करना, दूध को बार बार उबाल कर रखेंगे तो उसमें सूक्ष्म जीव है ना पनपेंगे नहीं। एक और मैं बात बताना चाहूँगा, गर्म और ठंडा, जैसे फ्रिज में ठंडा करके रखते हैं तो सूक्ष्म जीव ज़्यादा तापमान पर और कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। ये करीब 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इनकी वृद्धि होती है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी वृद्धि होती है। और अब मैं बात बताना चाहूँगा, पाश्चरीकृत दूध बिना उबले इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कहते हैं ना, जैसे विट्टा का दूध लाए, हाँ वो खराब क्यों नहीं होता थैलियों में, वो इसीलिए है, वो पाश्चरीकृत दूध है। कौन सा दूध होता है? वह दूध जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके ठंडा करके फिर डाल दिया जाता है ना, वो पाश्चरीकृत दूध होता है। और इस विधि को, इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं और इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी। तो ये है। और भंडारण पैकिंग, आपको मैं बताऊं, भंडारण और पैकिंग में जैसे नाइट्रोजन गैस डालते हैं कुरकुरों में, चिप्स में, वो वसा से बने हुए होते हैं, तो वो है ना सुरक्षित, नाइट्रोजन गैस भी सुरक्षित रखने का काम करती है। अब नाइट्रोजन शीतलीकरण पर आते हैं। नाइट्रोजन शीतलीकरण किसे कहते हैं? फलीदार पौधों की गांठों में सहजीव जीवाणु भी कह देते हैं, लेकिन नाम उनका राइजोबियम जीवाणु है, वो निवास करते हैं। उससे क्या फायदा होता है? राइजोबियम जीवाणुओं को तो रहने का स्थान मिल जाता है फलीदार पौधों की गांठों में, लेकिन वे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जो एक खाद है। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन शीतलीकरण कहते हैं। और ये है ना, पौधे को खाद मिल जाती है। पौधों में प्रोटीन की मात्रा होती है, दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है, वो इसी वजह से ये है मतलब नाइट्रोजन शीतलीकरण।
अब आगे चलते हैं। ये देखो फलीदार पौधों में ये गांठें दिखा रखे हैं, इनमें सूक्ष्म जीव होते हैं, वो राइजोबियम जीवाणु होते हैं। ये ऐसे हैं जो वायु की नाइट्रोजन को और कोई सीधा नहीं लेता, ये सीधा ले लेते हैं और नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो आगे है नाइट्रोजन चक्कर। नाइट्रोजन चक्कर है ना, प्रकृति में नाइट्रोजन है ना वो पैदा भी होती रहती है और खर्च भी होती रहती है। उसके बावजूद भी नाइट्रोजन की एवरेज मात्रा है ना वायु में ना 78% बनी रहती है। मतलब उपयोग करने के बाद भी और बनने के बाद भी इसकी मात्रा लगभग 78% वायु में मौजूद होती है। इसे नाइट्रोजन चक्कर कहते हैं। आप देखिए, ये थोड़ा मैं डायग्राम से बताना चाहूँगा। ये क्या है, ऊपर इसमें डायग्राम में वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो वायु में मौजूद होती है। यहाँ आप एरो मार्क से देखिए, देखेंगे भली भांति ये एरो मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ से ये देखो, या वायु की नाइट्रोजन या तो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है और मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक मतलब मिट्टी में चली जाती है, या वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले रेशेवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करके और मिट्टी में मिल जाती है। ये देखो ना, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक कौन ले लेता है? पौधे की जड़ें अवशोषित कर लेती हैं। और पौधों को कौन खाता है? जंतु। जंतुओं द्वारा पौधों को खाया जाता है। और उत्सर्जन का मतलब गंदे पदार्थों के शरीर से बाहर निकालना। एवं जीवों की मृत्यु के द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट है। बाद में फिर वो जीव जमीन में दब जाते हैं तो वो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक बन जाते हैं। और यहाँ से देखो, ये एरो मार्क ऊपर जा रहा है, इसमें क्या दिखा रखा है? जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करके फिर वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। ये नाइट्रोजन चक्कर है। आप इसको डायग्राम को बनाएं और लिखें। अब आपने क्या सीखा, आपने इस पाठ में क्या सीखा, उसके बारे में अब मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आँखों से दिखाई नहीं देते। तो ठीक है, सूक्ष्म जीव है ना, पहले भी बताया था, सूक्ष्म जीव जीव जो आँखों से दिखाई नहीं देते हैं और उन्हें देखने के सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग हम करते हैं। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। मैंने बताया था ऐसा कोई स्थान है जहाँ सूक्ष्म जीव वास नहीं करते और नहीं रहते हों। और एक और बात है, जीवों के रहने के स्थान को वास स्थान कहते हैं। यहाँ देखो, सूक्ष्म जीव वायु में भी हैं, जल में भी हैं, मिट्टी में भी है, पौधों और जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। तो मतलब ऐसा कोई स्थान है जहाँ सूक्ष्म जीव वास न करते हों। ये एक कोशिक और बहुकोशिक होते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिक भी हो सकते हैं, बहुकोशिक भी। जैसे एक कोशिक और बहुकोशिक की बात है। और जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे थोड़े अलग हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। कुछ इसको करते हैं, लेकिन मैं बात बताई है, ऊपर वालों में कोशिका होती, इसमें कोशिका नहीं होती। ये जीवों मतलब जीवित इसलिए विषाणु है ना, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। आगे बताएंगे। विषाणु केवल परपोषी जैसे विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप एवं जंतु में गुणन करते हैं, मतलब वृद्धि करते हैं। गुणन का मतलब यहाँ वृद्धि है। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। सूक्ष्म जीव है ना, ये जो दारू बनती है, अल्कोहल बोलते हैं दारू को, ये शराब बोलते हैं, ये ईस्ट नामक फफूंदी के द्वारा बनाई जाती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। आगे है, कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे मृत और पौधे एवं जंतु अपशिष्ट मतलब बेकार के पदार्थ को ये है अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते। प्रोटोजोआ से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया, मैंने पहले भी बताया था, अतिसार भी। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त करते थे, जहरीला बना देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यून माने फलीदार पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, जिसे नाइट्रोजन यौगिकरण भी कहते हैं।
मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को शीतलीकृत कर देते हैं, नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। निर्मोचन में वायुमंडल में मिल जाती है। अब हम आगे अभ्यास के प्रश्न करेंगे और इसको ध्यान से सुने और कॉपी में भी लिखें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति का मतलब भरें, मतलब फिलअप करें इसको। प्रश्न इसका क भाग है। सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जाता है। सूक्ष्म जीवों को, ये सूक्ष्म तो ऐसे का ऐसा है, आगे दर्शी और लगाना है। तो सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। सूक्ष्म तो ऐसा का ऐसा लिखना और आगे दर्शी तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। इसका ख पार्ट है, भाग है। नीले हरे शैवाल वायु से खाली स्थान का शीतलीकरण करते हैं। किसका करते हैं? नाइट्रोजन का। यहाँ क्या लिखोगे? नाइट्रोजन गैस का शीतलीकरण करते हैं, नाइट्रोजन लिखना। अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब शराब का उत्पादन खाली स्थान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। ईस्ट, ईस्ट और हिंदी में इसको खमीर भी कहते हैं। घ है एजा, खाली स्थान के द्वारा होता है। एजा किसके द्वारा? जीवाणु, जीवाणु को बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो आप एजा जीवाणु के द्वारा। अब प्रश्न इसका दूसरा है, सही शब्द के आगे टिक का निशान लगाएं। पहला है ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। किसके उत्पादन में होता है? अल्कोहल। अभी ऊपर बताया ये रहा कि सूक्ष्म जी का। तो आप ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। किसके उत्पादन में? इसका दूसरा का दूसरा पार्ट, दूसरा का पार्ट है अल्कोहल आएगा। दूसरा का दूसरा पार्ट में अल्कोहल। और ख में आया निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ग में मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? मादाइना फेलिस, पहले मच्छर बताया था मैंने, वाहक रोग फैलाने में मदद करता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है? घरेलू मक्खी। ब्रेड अथवा इडली वो फूल जाती है। वो किसके कारण फूल जाती है? वो ईस्ट कोशिका में वृद्धि के कारण। आगे है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? उसको किण्वन क्रिया कहते हैं। मैंने पहले डिटेल में भी बताया है आपको। अब ये प्रश्न नंबर 3 का कालम मिलान का है। जैसे जीवाणु, जीवाणु इनमें से क्या आएगा वो देखना है। जीवाणु नाइट्रोजन शीतलीकरण करते हैं। अगदई का जमना, ब्रेड की ब्रेकिंग, मलेरिया, एजा, एड्स। इसमें एजा का कारक है। जीवाणु किसका कारण है? मलेरिया का कारक है। राइजोबियम कहाँ आता है? राइजोबियम नाइट्रोजन शीतलीकरण ये मिलेगा। लैक्टोबैसिलस वो दही का जमना किसके कारण होता है? उसमें लैक्टिक जीवाणु है, तो इसलिए लैक्टोबैसिलस के साथ आएगा दूसरा इसका पार्ट, दही का जमना। घ में ईस्ट, ईस्ट में क्या आएगा? ब्रेड की बेकिंग, उसमें यूज होगा। एक प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ इसमें कौन सा है? ये जो दिए हुए हैं मलेरिया का कारक। प्रोटोजोआ मैंने बताया था, प्रोटोजोआ है ना, मलेरिया फैलाने वाला कारक है। एक विषाणु एड्स का कारक है। विषाणु है ना, वो एड्स का कारक है। अब प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं तो देखना क्या है। क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वह कैसे देखे जाते? इसका मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ। सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते। और देखते हैं इसको किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा हम इसे देखते हैं। अब 5वां प्रश्न, सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग कौन से हैं? आपको मैंने बताया था सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग 4 हैं। जैसे मैंने बताया था जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, ये हैं। लेकिन कुछ है ना उसको भी ले लेते हैं। ये किसको? विषाणु को, वायरस को। छठा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में शीतलीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताओ। आपको मैंने बताया था राइजोबियम जीवाणु होते हैं, फलीदार पौधों की गांठों में पाए जाते हैं, वो शीतलीकरण करते हैं। 7वां हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के 10 पंक्तियाँ लिखिए।
10 पंक्तियाँ सूक्ष्म जीव जो हमें लाभ पहुँचाते हैं वो मित्र हैं, और जो सूक्ष्म जीव हमें हानि पहुँचाते हैं उन्हें शत्रु कहते हैं। सूक्ष्म जीव से हमें लाभ है, दूध से दही बनाने में, सिरका बनाने में, पनीर बनाने में, चाय की पत्तियों को पीने योग्य बनाते हैं, तंबाकू की पत्तियों को पीने योग्य बनाते हैं, और गले सड़े अपशिष्ट पदार्थों को खाद में बदल देते हैं, और षण या प्रश्न के रेशों को सही बनाते हैं। तो इसके अनेकों मतलब लाभ हैं, दवाइयाँ बनाने में इनका प्रयोग होता है। हानियाँ क्या हैं इनकी? ये जो सूक्ष्म जीव हैं दूध को फाड़ देते हैं, भोजन को खराब कर देते हैं, पौधे और जानवरों में रोग फैला देते हैं। आप इस प्रकार पूरा डिटेल इनका लिख सकते हो। अब प्रश्न नंबर 8 है, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। इसमें हानियाँ बतानी है, जैसे दाद पहले भी मैंने बता दिया, दूध को फाड़ देते हैं, भोजन को खराब कर देते हैं, और ये पौधे और प्राणियों में रोग फैला देते हैं। जैसे आदमियों में कवक की बीमारी, दाद की कवक से दाद की बीमारी हो जाती है, खाज खुजली हो जाती है, वो उस इन्हीं के द्वारा होती है। अब 9वां प्रश्न, प्रतिजैविक क्या है? इन्हें एंटीबायोटिक भी कहते हैं। प्रतिजैविक पदार्थ वे पदार्थ है जिन्हें एक सूक्ष्म जीव तैयार करता है और दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए ये हानिकारक होते हैं। प्रतिजैविक पदार्थ वे पदार्थ है जिन्हें एक सूक्ष्म जीव तैयार करता है लेकिन दूसरे जीवों के लिए घातक सिद्ध होते हैं। जैसे आदमियों में पेनिसिलिन का टीका लगाया लेकिन आदमी को नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि उसके अंदर जो है कीटाणु उनको मार देते हैं। तो ये कवकों से तैयार किए जाते हैं। अब प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानी? प्रतिजैविक लेते समय है ना, डॉक्टर के द्वारा ही लेनी चाहिए, प्रिस्क्राइब करने सलाह पर ही लेनी चाहिए। प्रतिजैविक पदार्थ की जांच करनी चाहिए। जैसे मैं पेनिसिलिन का अगर टीका लगवाते हो तो हर किसी का सूट नहीं होता, ठीक नहीं जचता, तो वो है ना डॉक्टर उसको चेक करते हैं, उसकी स्किन पर अगर रेडनेस आ जाएगी तो वो टीका नहीं लगाएंगे। तो प्रतिजैविक पदार्थ अपने आप नहीं लगाने चाहिए, तो इसलिए प्रिकॉशंस अप्लाई करने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कंप्लीट पाठ है, आप लिख लेना और याद कर लेना।